चंडीगढ़ शहर के पंचकूला में एक बहुत बड़ा घर था। उस घर में रहती थी शांति देवी, जो पूरे मोहल्ले में अपने कड़क स्वभाव के लिए मशहूर थी। उनके 2 बेटे थे, आकाश और सुरेश। आकाश की शादी शहर की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की निधि से हुई थी। वहीं सुरेश की शादी कुछ महीनों पहले ही गांव की सीधी सादी लड़की स्वाति से हुई थी। स्वाति ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन दिल की बहुत साफ थी। शादी के बाद स्वाति के ससुराल में पहली सुबह थी। वो उस रोज सुबह के 5 बजे ही उठ गई। उसने चुपचाप रसोई साफ की और खाना बनाने की तैयारी करने लगी। थोड़ी देर बाद रसोई से तड़के की खुशबू पूरे घर में फैलने लगी। उससे शांति देवी की नींद खुल गई। वो गुस्से में रसोई में आई। बहू, इतनी सुबह क्या कर रही हो? माँ जी, सोचा सबके लिए नाश्ता बना दूं। तुम्हें किसने कहा? यहाँ नौकरानी है, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पड़ोस की विमला ने अपनी खिड़की से देख लिया ना, तो सबको जाकर बताएगी कि मैं कितनी जालिम हूँ। पहले दिन ही बहू को काम पर लगा दिया, और हमारे यहाँ नौकरानी ही ये सब काम करती है। लेकिन माँ जी, भले ही बाकी सब काम के लिए नौकरानी रख लो, लेकिन घर की रसोई तो घर की बहुओं के हाथ में ही अच्छी लगती है। चुप कर, अब तू मुझे सिखाएगी क्या? इतना सुनते ही पीछे खड़ी निधि हंस पड़ी। माँ जी देखिए ना, बिल्कुल गांव वाली आते हैं इसकी। इसीलिए कहा था मेरी मासी की बेटी ही देवर जी के लिए ठीक रहती। शादी के पहले दिन ही उनका ऐसा व्यवहार देखकर उसे बड़ा अजीब लगा। लेकिन माँ जी, अब जो खाना बना दिया है उसका क्या करना है? अब ले आ, बना दिया है तो उसे बर्बाद तो नहीं कर सकते। फिर कुछ देर बाद स्वाति ने गरम गरम आलू की सब्जी और फूली फूली पूड़ियाँ बनाकर टेबल पर रख दी। अरे वाह, आज तो खाना बहुत स्वादिष्ट है। हाँ माँ, आज सब्जी का स्वाद अलग है। हाँ, आज का खाना छोटी बहू ने बनाया है। अच्छा, फिर तो रोज इसी से बनवाइए। इसी बहाने हमें भी अच्छा खाना खाने को मिलेगा। ये सुनकर निधि का चेहरा उतर गया। कुछ देर बाद वो कमरे में जाकर गुस्से में बोली, ये गांव वाली लड़की खुद को क्या समझती है? अरे तुम क्यों परेशान हो? आज तुम बड़ी उसकी तारीफ कर रहे थे। अरे खाना अच्छा बनाया तो तारीफ तो होगी ही ना। अच्छा, अब हमें काम पर जाने में देरी हो रही है, अब हम चलते हैं। ऐसा कहकर वो काम पर चले गए। स्वाति के हाथों का बना खाना सबको बड़ा पसंद आया था, कहीं न कहीं शांति देवी को भी, क्योंकि बड़ी बहू खाने के पास जाती नहीं थी और सारा खाना शीला ही बनाती थी। लेकिन वो और भी कई घरों में काम करती थी, जिस कारण वो जल्दी जल्दी खाना बनाकर जाती थी, जो कि इतना टेस्टी नहीं होता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक रोज, मेम साहब, मैं 3 दिन के लिए अपने गाँव जा रही हूँ। वो मेरी चाची की बेटी की शादी है ना, इसीलिए तो मैं अगले 3 दिन छुट्टी पर रहेंगी। क्या? तो फिर यहाँ हमारे लिए खाना कौन बनाएगा? माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं ये सब संभाल लूंगी। फिर दोपहर को जब स्वाति ने कढ़ाई में मिक्स सब्जी बनाई तो उसकी खुशबू बाहर तक फैल गई। पड़ोस की कमला चाची खिड़की से झांकते हुए बोले, अरे शांति, क्या बना रही हो? बड़ी खुशबू आ रही है। ये हमारी छोटी बहू बना रही है। खाना बनाने में तो उसका जवाब नहीं, खाने से पहले उसकी खुशबू से ही मन खुश हो जाता है। अच्छा, फिर तो मैं भी आती हूँ उसके हाथ की बनी रोटी सब्जी खाने। हाँ हाँ, आ जाना। फिर कुछ देर बाद कमला उनके घर आ गई। उन्होंने खाना चखा और बोली, अरे वाह, ऐसी सब्जी तो मैंने सालों बाद खाई है, और रोटी कितनी नरम है, इसका तो जवाब ही नहीं है। अब तो घर वालों के साथ साथ बाहर वाले भी उसके हाथ के बने खाने की तारीफ करने लगे। ये देख जेठानी को और भी ज्यादा गुस्सा आया, और शाम को निधि ने गुस्से में शांति देवी से कहा, माँ जी, अगर छोटी बहू ये सब कुछ करेगी तो लोग मुझे क्या समझेंगे? सबके सब तो मुझे 1 नंबर का निकम्मा समझेंगे कि बड़ी बहू को तो खाना बनाना आता ही नहीं होगा, इसीलिए शाम का खाना मैं बनाऊंगी। हाँ, तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी तो मेड गई हुई है, तब तक तुम लोगों को ही मैनेज करना है। अब तो जैसे उसे परमिशन मिल गई हो, अब वो शाम को किचन में गई और खाना बनाने लगी। दीदी, मैं मदद कर दूं? नहीं, तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं अकेले बना लूंगी, नहीं तो पता चला मेरा सारा क्रेडिट तुम ले जाओगी। अब निधि ने जल्दी जल्दी खाना बनाया, लेकिन सब्जी में नमक ज्यादा हो गया। जब सब खाने बैठे तो आकाश बोला, आज सब्जी बहुत नमकीन है, इसे किसने बनाया? और रोटी भी कितनी कड़क बनी है। तो खुद बना लेते, एक तो बना कर दे रही हूँ, ऊपर से मुझे तुम ऐसे बोल रहे हो। इतना शौक है अच्छा खाना खाने का तो फिर तुम खुद ही बना लो। अब टेबल पर सन्नाटा छा गया। एक तो बनाओ, ऊपर से तुम लोगों की बातें भी सुनो। अब जैसे तैसे उन सब ने वो खाना खाया। अब सुबह का खाना स्वाति बहू तुम ही बनाना, तुम्हारी रोटी और सब्जी कम से कम चबा तो सकते हैं। फिर अगली सुबह स्वाति ने जल्दी जल्दी सबके लिए कटहल की सब्जी और गरम रोटियां बना दी। उस वक्त सबने उसकी खूब तारीफ की। ऐसे दिन बीतने लगे। कुछ महीनों बाद अचानक दोनों भाइयों का बिजनेस घाटे में चला गया और अब उनके घर की आर्थिक हालत खराब होने लगी। उन्होंने अब शीला को भी काम से निकाल दिया और अब घर का सारा काम बहुओं को ही करना था। लेकिन अब ये सब काम करके निधि परेशान हो गई। मैं इतना काम कैसे करूं? दीदी चिंता मत करो, आप थक गई हैं तो मैं कर लूंगी। निधि पहली बार चुप हो गई। जिस लड़की को वो कम समझती थी वही आज घर को संभाल रही थी। पहले जिस घर में नौकर चाकर काम करते थे, अब वही घर सादगी से चल रहा था। शांति देवी अक्सर चिंतित रहती थी। एक शाम, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा, दुकान का काम कैसे चलेगा? दुकान दिन पर दिन कर्जे में डूबती जा रही है। हाँ माँ, अब तो हमें घर खर्च निकालने तक की भी मुश्किल होने लगी है। पिछले 2 महीनों से हमने बिजली का बिल तक नहीं भरा है। छोटे घबरा मत, कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा अब क्या होगा।
दुकान का काम कैसे चलेगा, दुकान दिन पर दिन कर्जे में डूबती जा रही है। निधि अब चुप थी। उसे पहली बार समझ आ रहा था कि पैसे की कीमत क्या होती है। उधर स्वाति रसोई में चुपचाप सब्जी बना रही थी। कढ़ाई में जब उसने जीरा डाला तो खुशबू पूरे घर में फैल गई। लगता है आज फिर स्वाति ने कमाल कर दिया। उस दिन स्वाति ने दाल मखनी की सब्जी और गरम गरम रोटियां बनाई थी। उसकी खुशबू इतनी अच्छी थी कि पड़ोस की कमला चाची फिर उनके घर की ओर खिंची आई। अरे शांति, आज तो फिर से वही खुशबू आ रही है। ये तो हमारी छोटी बहू का कमाल है। अब कमला भी उनके साथ खाना खाने बैठ गई। वाह वाह वाह, ऐसा स्वाद तो आजकल होटल में भी नहीं मिलता। स्वाति बेटी, तुम घर का खाना क्यों नहीं भेज देती? ये सुनकर सब लोग चौंक गए। मतलब? अरे बेटा, शहर में कितने लोग हैं जिन्हें घर का खाना नहीं मिलता। अगर स्वाति टिफिन बना कर दे तो सब खरीदेंगे। इसके हाथ की सब्जी रोटी भी बड़ी टेस्टी होती है। कमला आंटी की बात सुनकर बाकी सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। हाँ, वैसे आइडिया इतना बुरा भी नहीं है। मतलब स्वाति, तुम कोशिश तो कर सकती हो। लेकिन फिर निधि झट से बोली, नहीं नहीं, हमारे घर की बहू खाना बेचेगी, लोग क्या कहेंगे? ये सुनकर स्वाति चुप हो गई। शांति देवी कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, अगर इससे घर चल सकता है तो इसमें बुराई क्या है? ये सुनकर निधि हैरान रह गई। अपनी सास का हौसला देख अब स्वाति को थोड़ी हिम्मत मिली। लेकिन शाम होते होते कहीं न कहीं उसके मन में डर और समाता गया। क्या सोच रही हो? सच कहूँ सुरेश जी, तो मुझे डर लग रहा है, अगर लोगों को खाना पसंद नहीं आए तो। ये बात सुनकर सुरेश मुस्कुराया। स्वाति, जिस खाने की खुशबू से पूरा मोहल्ला खिंचाता है, वो किसी को पसंद कैसे नहीं आएगा? ये सुनकर स्वाति हल्का सा मुस्कुरा दी। फिर अगले दिन स्वाति सुबह 4 बजे उठ गई। उसने आटा गूथा, सब्जियां काटी और फिर उन्हें पकाने बैठ गई। धीरे धीरे रसोई में हलचल शुरू हो गई। रसोई से आ रही खटपट की आवाज सुनकर निधि भी उठकर देखने आई। स्वाति 5 टिफिन तैयार कर रही थी। निधि ने ताना देते हुए कहा, देखते हैं कौन खरीदता है घर की सब्जी रोटी। तुम्हें क्या लगता है ये घर की बनी सब्जी रोटी कोई खाएगा? अब उन 5 टिफिन को लेकर सुरेश शहर चला गया। कुछ घंटे बाद वो वापस आया। स्वाति, स्वाति। ये सुनकर स्वाति घबरा गई। क्या हुआ? सारे टिफिन बिक गए स्वाति। तुम्हारे हाथों का खाना सबको बड़ा पसंद आया, और तो और लोगों ने कहा कि कल से और टिफिन भेजना। ये सुनकर स्वाति की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शाबाश बहू, देखा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अब उसके टिफिन और भी ज्यादा बिकने लगे। और फिर एक रोज, स्वाति, कल के लिए पूरे 50 टिफिन का ऑर्डर आया है और 40 टिफिन का मुझे मिला है। क्या, इतने सारे? तू घबरा मत बहू, हम तेरी मदद करेंगे। निधि दूर से ये सब देख रही थी। अगली सुबह उसने देखा कि स्वाति काफी थक गई थी। तब निधि पहली बार उसके पास आई। स्वाति, लाओ मैं तुम्हारी मदद कर दूं, आखिर ये हमारा ही घर है। अब रसोई में दोनों बहुएं साथ काम करने लगी। अब उनकी आर्थिक तंगी खत्म होने लगी और कुछ समय बाद उनके ऑर्डर दिन पर दिन बढ़ते गए और अब उनका सारा कर्जा भी खत्म हो गया और वो खूब कमाई करने लगे। जानकी एक गरीब विधवा महिला थी जो पनीर के पराठे बनाकर बेचा करती थी। ऐसे ही एक रोज जानकी अपना ठेला लेकर घर आती है तो उसका बेटा गौरव उससे कहता है, माँ, आज कितने पैसे कमाए तुमने? मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना है। बेटा, कल ही तो तुझे पैसे दिए थे। माँ, आपको तो पता ही है ना कितनी महंगाई है, और वैसे भी मैं आपका इकलौता लड़का हूँ, कल भी ये पैसे मेरे ही काम आएंगे। बेटा, मुझे अभी तेरी शादी के लिए भी पैसे रखने हैं। वो मैं नहीं जानता। एक तो आपने वैसे भी मेरे दोस्तों में मेरी बेइज्जती करवा रखी है। आपको पता है, सब मुझे गरीब पनीर पराठे वाली का बेटा बोलकर कितना चिढ़ाते हैं। आप कुछ ढंग का काम भी नहीं कर सकती हो क्या? बेचारी जानकी रोते हुए चुपचाप उसे कुछ पैसे निकाल कर दे देती है। वो पैसे लेकर गौरव वहाँ से चला जाता है। हे ऊपर वाले, ये तूने मुझ पर कैसा अत्याचार किया है? पहले मेरे पति को मुझसे छीन लिया, फिर गरीबी की मार मुझ पर डाल दी, और अब मेरे बेटे को अपनी माँ के काम पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। जानकी धीरे धीरे अपने काम से कुछ पैसे जोड़ लेती है। साथ ही दूसरी तरफ गौरव बुरी संगत में फंस जाता है और निधि नाम की एक तेज तर्रार लड़की के प्रेम जाल में फंस जाता है। वो अक्सर गौरव से नई नई चीजों की डिमांड करती थी, जिसके लिए गौरव अपनी माँ से लड़ झगड़ कर पैसे लेता था। एक रोज जानकी काम से लौटते वक्त गौरव और निधि को एक साथ देख लेती है। बेटे, वो लड़की कौन थी और उससे तेरा रिश्ता क्या है? वही जो एक लड़के और लड़की का होना चाहिए। मैं उससे प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन कौन माँ बाप तुझ निकम्मी को अपनी बेटी देंगे? माँ, आप हो तो पनीर पराठे का ठेला लगाकर इतना तो कमाई लेती हो कि मेरा और मेरी बीवी का पेट पाल सको। मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर निधि से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। हाँ। अपने बेटे की खुशी के आगे जानकी झुक जाती है और निधि के माता पिता से जाकर दोनों का रिश्ता पक्का कराती है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सब। लेकिन निधि बहुत ही बदतमीज किस्म की लड़की थी। वो अपनी सास जानकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन जानकी, बहू, सारा दिन ठेले पर खड़े रहकर और अकेले काम करके मैं थक जाती हूँ। अब से तू भी मेरे साथ चला कर ठेले पर। दोनों सास बहू अच्छे से मेहनत करेंगे
और ऊपर वाले ने चाहा तो अपना ढाबा खोल लेंगे। मैं, और वो भी पनीर पराठे वाले के ठेले पर। सासू माँ, आपका दिमाग तो घास चढ़ने गया है। मैं उस 2 टके के ठेले पर काम करूंगी, वो सिर्फ आपको ही शोभा देता है। सारा दिन घोड़े गधे की तरह काम करती हो, लेकिन फिर भी आपकी इज्जत धेरे भर की नहीं है। ये मत भूलो बहू कि उसी 2 टके के ठेले की वजह से तुम और तुम्हारा पति 2 वक्त का खाना खा पा रहे हैं। इतना कहकर जानकी काम पर चली जाती है, लेकिन उसकी ये बात निधि को गुस्से से लाल कर देती है। धीरे धीरे वो गौरव को उसकी माँ के खिलाफ भड़का देती है और एक दिन ऐसा आता है जब वो दोनों जानकी से अलग हो जाते हैं। मुझे छोड़कर मत जाओ बेटा, तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन। इस बुढ़ापे में मुझे तुम दोनों की जरूरत है। मेरे बेटे, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मत जाओ मुझे छोड़कर। आखिर क्यों रुके आपके साथ? आपके इस ठेले के अलावा और है ही क्या? मैं अपने पति को अच्छी नौकरी दिलवाऊंगी, फिर हम दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी जिएंगे। इतना कहकर दोनों घर छोड़कर चले जाते हैं और बेचारी जानकी अकेले रह जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। जानकी अब और बूढ़ी हो चली थी, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब रहने लगती है, लेकिन फिर भी वो अपना काम करती रहती है। तो वहीं दूसरी तरफ गौरव की अब तक कोई नौकरी नहीं लगी थी। साथ ही निधि भी गर्भवती हो जाती है, जिस कारण वो कर्ज के बोझ तले दबते जाते हैं। ऐसे ही एक शाम कुछ गुंडे उनके घर आकर धमकी देते हैं। ओए गौरव, ओए तूने हमें बहुत बेवकूफ बना लिया बे। आज तो हम अपने पैसे लेकर ही जाएंगे। तभी वो गुंडे उनके साथ हाथापाई करने लगते हैं, जिसमें निधि को धक्का लगता है और वो पेट के बल गिर जाती है। तभी वहाँ जानकी आ जाती है और वो अपने बेटे का सारा कर्ज चुका देती है। साथ ही गौरव और जानकी निधि को अस्पताल ले जाते हैं, जहाँ निधि का गर्भपात हो जाता है। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी सास से माफी मांगते हुए कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। अब अपने बच्चे को खोने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि एक माँ को उसके बेटे से अलग करके मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है। मैंने कभी आपकी कदर नहीं की और आपने आज मुसीबत के वक्त हमारा साथ दिया। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, बस यही काफी है बेटा। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, काम बस इज्जत से करना चाहिए। इसके बाद गौरव और निधि फिर से जानकी के साथ रहने लगते हैं। जानकी ने गौरव को बढ़िया से पनीर के पराठे बनाना सिखा दिया। अब जानकी घर पर आराम करती और गौरव पनीर पराठे का ठेला लगाने लगा, तो वहीं निधि अब घर का कामकाज संभालती। जानकी की तरह गौरव के हाथ के पनीर के पराठे भी सबको बहुत पसंद आते हैं और उसका काम अच्छा चलने लगता है। कुछ समय बाद गौरव खुद का ढाबा खोल लेता है, जिसका नाम वो गरीब पनीर पराठे वाली रखता है, जिससे उसकी अच्छी कमाई होने लगती है।